तो प्यारे बच्चों, हम लोग आज संस्कृत के मॉडल पेपर संख्या 3 को देखेंगे। इसके पहले हम आपको संस्कृत के 2 मॉडल सेट ऑलरेडी सॉल्व करा चुके हैं। तो आज हम लोग मॉडल पेपर संख्या 3 देखेंगे, जिसमें कुल 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं। सारे क्वेश्चन VVI क्वेश्चन होंगे, सारे गेस क्वेश्चन होंगे, सारे बोर्ड मॉडल क्वेश्चन होंगे, और जितने सारे भी क्वेश्चन हम आपको इस वीडियो में बताएंगे सारे क्वेश्चन न्यू पैटर्न पर आधारित होंगे। यानी कि जिस प्रकार का क्वेश्चन हम आपको इस मॉडल सेट में बताएंगे, सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछा जाएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बारी बारी से एक एक क्वेश्चन का आंसर बताते हैं। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यह जो क्लास होता है वह डेली शाम में 6:30 बजे होता है, तो इसलिए आप लोग डेली शाम में 6:30 बजे जरूर हमारे साथ जुड़ जाइएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप लोग क्वेश्चन का आंसर जानते होंगे तो नीचे लाइव चैट में जरूर बताते चलिएगा या फिर नीचे कमेंट में। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं। जो आपके संस्कृत का सबसे पहला नंबर चैप्टर है जिसका नाम है मंगलम, उसमें कितने मंत्र हैं आपसे पूछा जा रहा है। 4 कि 5 कि 7 कि 8, यानी कि 4 है कि 5 है कि 7 है कि 8 है। तो ध्यान रखिएगा, मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र हैं। पहला का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है। पहले नंबर से ही क्वेश्चन है, पहले नंबर चैप्टर से ही। सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है। हम आपको पढ़ाए थे कि हिरण्मयेन पात्रेण शतस्य पिहितम मुखम, यानी कि जो सत्य का मुख है वह हिरण्मयेन पात्र से ढका हुआ है। दूसरा का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वेदाह मेतम पुरुषम महानतम विदते अयनाय। ठीक है, वेदाह मेतम पुरुषम महानतम विदते अयनाय मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। आपके जो पहला नंबर चैप्टर है मंगलम वाला, उसमें देखिएगा हर एक श्लोक के लास्ट में आपको बताया गया है कि यह जो श्लोक है वह किस उपनिषद से लिया गया है। तो यहाँ पर इसके बारे में पूछा जा रहा है कि वेदाह मेतम पुरुषम महानतम विदते अयनाय यह किस उपनिषद से लिया गया है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, तीसरा का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि यह जो श्लोक है वह श्वेता श्वेतरोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, श्वेता श्वेतरो उपनिषद से लिया गया है। तीसरा का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था। मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था। तो ध्यान रखिएगा, मेगास्थनीज पटना चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। चौथा का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है। आप लोगों को दूसरे नंबर चैप्टर में पढ़ना है पाटलिपुत्र वैभवम, उससे यह क्वेश्चन है कि पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है। तो ध्यान रखिएगा, पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का नाम पाटलिपुत्र है। पांचवा का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पटना के कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था। पटना में कौमुदी महोत्सव पहले मनाया जाता था, आपके दूसरे नंबर चैप्टर में पढ़ना है। तो पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था। गुप्त वंश काल में कि मुगल काल में कि अशोक के समय में कि अंग्रेजों के समय में। तो ध्यान रखिएगा, छठा का ए नंबर ऑप्शन सही होगा कि पटना में कौमुदी महोत्सव गुप्त वंश काल में मनाया जाता था। 6 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन, पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ। पहले आप लोग जानते होंगे कि पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र था। तो आपसे पूछा जा रहा है कि पाटलिपुत्र पटना में कब बदल गया, यानी कि पटना इसका नाम कब पड़ा। मुगल काल में कि गुप्त काल में कि मध्य काल में कि अंग्रेजों के काल में। तो ध्यान रखिएगा, मध्य काल में इसका नाम पाटलिपुत्र से पटना हो गया था। सातवां का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए अब आठवां नंबर क्वेश्चन, बीरेश्वर कौन था। बताइए, आप ही के बुक से यह क्वेश्चन है कि बीरेश्वर कौन था। तो ध्यान रखिएगा, बीरेश्वर था मिथिला का मंत्री। ठीक है, 8वां का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि बीरेश्वर एक मिथिला का मंत्री था। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अलसशाला में आग क्यों लगाई गई। मतलब कि जहाँ पर जो 4 आलसी लोग रहते थे वह उस घर में उस शाला, देखिए जो शाला है ना, शाला का मतलब घर होता है। तो अलसशाला में आग क्यों लगाई गई, उस घर में जिसमें आलसी लोग रहते थे उस घर में क्यों आग लगाया गया। तो आप लोगों को याद होगा, यदि आप लोग अलस कथा वाला चैप्टर पढ़े होंगे, कि आलसियों की परीक्षा लेने के लिए ही अलसशाला में आग लगाया गया था। 9वां का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। अलसशाला में आग क्यों लगाया गया, तो आलसियों की परीक्षा लेने के लिए। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है। सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है। तो ध्यान रखिएगा, सर्व शुक्ला सरस्वती दंडी ने कहा है। 10 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है, तो दंडी ने कहा है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन, गंगा देवी का समय क्या है। गंगा देवी का समय क्या है, 14वीं सदी की, 18वीं सदी की, 9वीं सदी की, 12वीं सदी। तो ध्यान रखिएगा, गंगा देवी का समय है 14वीं सदी। 11 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन,
आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन है? जिस प्रकार से हिंदी में कवि कवित्री होते हैं उसी प्रकार से संस्कृत में भी कवि और कवित्री होते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन है? तो ध्यान रखिएगा, इन चारों में से आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री हैं पंडिता क्षमा राव। 12 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नाम ध्यान रखिएगा, पंडिता क्षमा राव आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री हैं। चलिए अब 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसके गीत देवता भी गाते हैं? ठीक है, किसके गीत देवता भी गाते हैं? भारतवर्ष के, कि स्वीडन के, कि बांग्लादेश के, कि पाकिस्तान के? तो आप सभी लोग जानते हैं कि भारतवर्ष के गीत ही देवता लोग गाते हैं। 13 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? ठीक है, प्राचीन संस्कृति यानी कि जो पौराणिक संस्कृति है, पुराना संस्कृति है, उसकी पहचान किससे होती है? तो ध्यान रखिएगा, उसकी पहचान होती है संस्कारों से। किसी भी आदमी में जब संस्कार देखा जाता है तभी उसकी संस्कृति की पहचान होती है। आप लोग जाते होंगे कहीं पर तो देखते होंगे सभ्य से बैठते होंगे, सभ्य से उठते होंगे, सबसे खाना पीना मतलब रहन सहन सब कुछ ढंग से रहता है, उसी को संस्कार कहा जाता है। और संस्कृत में 16 प्रकार के संस्कार होते हैं। हो सकता है कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि संस्कृत में कुल कितने संस्कार होते हैं, तो आपको बताना है कि संस्कृत में 16 संस्कार होते हैं, षोडश। 16 को संस्कृत में षोडश बोला जाता है, इसलिए 14 का बी नंबर ऑप्शन ध्यान रखिएगा कि प्राचीन संस्कृति की पहचान संस्कारों से होती है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था? प्राचीन काल में यानी कि पहले, बहुत समय पहले शिष्यों को क्या कहा जाता था? जिस प्रकार से आज शिष्यों को छात्र भी कहा जाता है, विद्यार्थी भी कहा जाता है, स्टूडेंट भी कहा जाता है, उसी प्रकार से पहले शिष्यों को क्या कहा जाता था? तो ध्यान रखिएगा, पहले शिष्यों को ब्रह्मचारी कहा जाता था। 15 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन, नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? आपके बुक में पढ़ना है ना नीति श्लोका, तो यह पूछ रहा है कि नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? संकलित है कहने का मतलब हुआ कि किस ग्रंथ से नीति श्लोका पाठ लिया गया है। तो बताइए 16 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, 16 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा कि नीति श्लोका पाठ विदुर नीति से लिया गया है। विदुर कौन थे? तो विदुर महाभारत में एक पात्र थे जो कि सारी घटना धृतराष्ट्र को बताते रहते थे। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, नीति श्लोका पाठ विदुर नीति ग्रंथ से संकलित है या फिर लिया गया है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन, स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? स्वामी दयानंद का नाम तो आप सभी लोग जानते होंगे। पूछा जा रहा है कि स्वामी दयानंद के बचपन का क्या नाम था? शंकर था कि शिव शंकर था कि मूल शंकर था कि उमा शंकर था? तो ध्यान रखिएगा, स्वामी दया शंकर के बचपन का नाम मूल शंकर था। 17 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है? आपके बुक में पढ़ना है मंदाकिनी वर्णनम, तो मंदाकिनी वर्णनम पाठ के कवि कौन है? तो ध्यान रखिएगा, मंदाकिनी वर्णनम पाठ के कवि महर्षि वाल्मीकि हैं। 18 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए 19वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि व्याघ्र पथित कथा पाठ के रचयिता कौन है? ठीक है, व्याघ्र पथित कथा पाठ के रचयिता कौन है? विष्णु शर्मा है कि नारायण पंडित है कि दंडी है कि बानभट्ट है? तो ध्यान रखिएगा, 19 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा कि व्याघ्र पथित कथा पाठ के रचयिता नारायण पंडित हैं। 19 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कर्णस्य दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? ठीक है, कर्णस्य दानवीरता पाठ जो है आपके संस्कृत में कि कर्णस्य दानवीरता वाला, तो यह जो पाठ है कर्णस्य दानवीरता वह किस पाठ से संकलित है, यानी कि किस पाठ से लिया गया है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, वह कर्णभार नामक ग्रंथ से लिया गया है। 20 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। कर्णस्य दानवीरता कर्णभार ग्रंथ से संकलित है। चलिए अब 21वां नंबर क्वेश्चन, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो ध्यान रखिएगा, न्याय दर्शक के प्रवर्तक हैं कनाद, यानी कि 21 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कनाद हैं। चलिए 22वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, आर्यभट्टियम किसकी रचना है? आर्यभट्टियम किसकी रचना है? तो ध्यान रखिएगा, नाम से ही पता चल रहा है कि आर्यभट्टियम आर्यभट्ट की रचना है। 22 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की निर्मलम का संधि विच्छेद क्या होगा? यहाँ पर आपसे व्याकरण से क्वेश्चन है, संस्कृत व्याकरण से। निर्मलम का संधि विच्छेद क्या होगा बताइए? तो ध्यान रखिएगा, निर्मलम का संधि विच्छेद होता है नीह जोड़ मलम। 23 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। निर्मलम का संधि विच्छेद क्या होता है? नीह जोड़
मलम। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पूषण अपावृणु की संधि क्या होगी। मतलब यहाँ पर आपसे संधि विच्छेद दिया हुआ है और आपसे संधि पूछ रहा है, मतलब कि पूषण अपावृणु को जोड़ेंगे तो क्या शब्द बनेगा। संधि विच्छेद होता है उसमें अलग अलग करना रहता है, लेकिन जब संधि करना रहता है तो अलग अलग चीज को जोड़ना रहता है। तो आपसे यहाँ पर पूषण अपावृणु की संधि पूछा जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा पूषण अपावृणु की संधि होगी पुषन्न पावृणु। 24 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। पूषण अपावृणु की संधि पुषन्न पावृणु होगा, 24 का बी नंबर ऑप्शन। चलिए 25वां नंबर क्वेश्चन, ई और आ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा। यानी कि जब ई और आ को मिला दिया जाएगा दोनों को तो नया कौन सा वर्ण बनेगा। तो ध्यान रखिएगा आ और ई के मेल से नया वर्ण ए बनता है, 25 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ई और आ के मेल से ए बनता है। चलिए अब 26 नंबर क्वेश्चन, जंतो निहितों में कौन सी संधि है। जंतो निहितों में कौन सी संधि है। स्वर संधि है कि व्यंजन है कि विसर्ग है कि पूर्व रूप संधि है। तो ध्यान रखिएगा जंतो निहितों में विसर्ग संधि है, 26 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अव्ययी भाव समास का उदाहरण कौन है। हम आपको समास बहुत ही विस्तार से एकदम बारीकी से समझा करके बताए थे और ट्रिक के साथ बताए थे कि कैसे हम लोग किसी शब्द को पहचानेंगे कि यह कौन सा समास है। तो यहाँ पर आपको पहचानना है। बताइए कि अव्ययी भाव समास का उदाहरण इन चारों में से कौन है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा 27 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा कि जो उपगंगम है वह अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। ठीक है, उपगंगम अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। चलिए अब 28वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है नीलोत्पलम में कौन सा समास है। ठीक है, 28वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नीलोत्पलम में कौन सा समास है। तो ध्यान रखिएगा नीलोत्पलम में कर्मधारय समास है, 28 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नीलोत्पलम में कर्मधारय समास है। आप लोग को हम पहचानने के लिए बता दिए हैं, यदि आप लोग नहीं देखे होंगे तो समास वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन, दान के अर्थ में कौन विभक्ति होती है। ठीक है, दान के अर्थ में कौन विभक्ति होती है। द्वितीया की, तृतीया की, चतुर्थी की, पंचमी। तो ध्यान रखिएगा दान के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति होती है, 29 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन है 30, किस शब्द में परा उपसर्ग है। वह कौन सा शब्द इन चारों में से है जिसमें कि उपसर्ग लगा हुआ है परा। तो बताइए कौन सा शब्द है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा 30 का ए नंबर ऑप्शन ही सही होगा कि पराकाष्ठा में परा उपसर्ग है। उपसर्ग के बारे में हम आपको बताए हैं कि उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय के बारे में बताए हैं कि प्रत्यय किसी भी शब्द के बाद में लगता है, इसलिए परा उपसर्ग पराकाष्ठा में 30 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए अब 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निवेदनम शब्द में कौन उपसर्ग है। इसमें भी आपसे उपसर्ग ही पूछा जा रहा है। तो बताइए 31 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। निवेदनम शब्द में कौन उपसर्ग है। तो ध्यान रखिएगा निवेदनम शब्द में नी उपसर्ग है, 31 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि पा धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप कैसा है। ठीक है, पा धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष में एक वचन में उसका रूप कैसा होता है। तो ध्यान रखिएगा 32 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा कि पा धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में उसका रूप होता है पीब, 32 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए अब 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द्रच्छति किस लकार का रूप है। ठीक है, द्रच्छति किस लकार का रूप है। तो ध्यान रखिएगा द्रच्छति लिरिट लकार में होता है, 33 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। द्रच्छति लिरिट लकार का रूप है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन, गच्छ किस धातु का रूप है। गच्छ किस धातु का रूप है बताइए। तो आप लोग जानते होंगे कि गच्छ होता है जो गम धातु का रूप होता है, 34 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। गच्छ गम धातु का रूप, क्योंकि इसी में होता है, गम धातु के रूप में ही होता है। गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति, इस प्रकार से आप लोग पढ़े होंगे। चलिए अब देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन, लतये में कौन सी विभक्ति है। आप लोग लता शब्द का रूप जानते होंगे, हम आपको बालक लता इस प्रकार का सारा रूप याद करने के लिए हम आपको बताए थे कि किस प्रकार से आप एग्जाम में बालक लता शब्द का रूप लिख सकते हैं। आप लोग वीडियो देख लीजिएगा। लतये में कौन सी विभक्ति है आपसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा लतये में चतुर्थी विभक्ति है, 35 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पिता किस शब्द का रूप है। ठीक है, पिता किस शब्द का रूप है। तो ध्यान रखिएगा पिता जो शब्द होता है वह पितृ शब्द का रूप होता है, 36 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। पितृ शब्द का रूप ही होता है पिता। चलिए अब 37 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि साधु शब्द के सप्तमी एक वचन का रूप कौन है। साधु शब्द का रूप आप लोग शायद याद किए होंगे। तो साधु शब्द के सप्तमी विभक्ति में एक वचन का रूप क्या सा होता है। तो ध्यान रखिएगा साधु शब्द के सप्तमी एक वचन में साधव होता है, 37 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन आप तभी बना सकते हैं जब आपको सभी चीज का रूप याद रहेगा। बालक शब्द का रूप, लता शब्द का रूप, पितृ शब्द का रूप, पात शब्द का रूप, साधु शब्द का रूप, इस प्रकार से
सारे शब्द रूप आप लोग ध्यान से याद कर लीजिएगा। हम आपको एक ऐसा ट्रिक बताए थे जिसके माध्यम से आप बहुत सारे शब्द रूप याद कर सकते हैं। तो आप लोग को मिल जाएगा वीडियो प्लेलिस्ट में, तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पट्टू तल से कौन सा शब्द बनेगा। ठीक है, पट्टू और तल से कौन सा शब्द बनेगा, तो ध्यान रखिएगा पट्टू और तल मिलाकर के बनता है पटुता। 38 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। पट्टू और तल से नया शब्द क्या बनेगा, पटुता। 38 का ए नंबर ऑप्शन। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन का रहा है लघुत्तरम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है। ठीक है, लघुत्तरम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, तो ध्यान रखिएगा लघुत्तरम में तरप तद्धित प्रत्यय है। 39 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए 40 नंबर और सबसे लास्ट नंबर क्वेश्चन है कि अगत्य शब्द में कौन प्रत्यय है, तो ध्यान रखिएगा अगत्य शब्द में लेप प्रत्यय है। 40 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए कुल यही 40 क्वेश्चन था जो कि आपको इस मॉडल सेट संख्या 3 में देखना था, संस्कृत के मॉडल सेट में। तो हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा, अधिक से अधिक शेयर करिएगा, और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे के भी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और जाते जाते हम आपको एक इंपॉर्टेंट सूचना बता देते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। डेली अब सुबह में 7 बजे आपका लाइव टेस्ट होगा। डेली आपका टेस्ट सीरीज चलेगा, इसलिए आप लोग डेली 7 बजे जुड़ करके टेस्ट जरूर दीजिएगा। इससे आपको आपकी परीक्षा की तैयारी का भी पता चल जाएगा कि हमारी परीक्षा की तैयारी कितनी हुई है, और प्लस में आपको क्वेश्चन का रिवाइज भी होते चलेगा। तो चलिए यही इंपॉर्टेंट जानकारी आपको बताना था, जो हम आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।